दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहेंगे? विकल्प आप सभी के सामने बहुलक है, मध्यमान है, मध्यांक है, मानक विचलन। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये बहुलक। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होगी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई बच्चा है आपके यहाँ पे हिंदी में 30 नंबर पाता है, मैथ में 30 नंबर पाता है, इंग्लिश में 30 पाता है, ईवीएस में 25 पाता है, सोशल साइंस में 20 पाता है, तो इसका बहुलक क्या होगा? 30 होगा। ठीक है, सिंपल सा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन सी हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, ये सभी एक अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए 4 विकल्प हैं, चारों आपको ध्यान से पढ़ना है, मेनली 3 पढ़ना है, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 3 ऑप्शन आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में कौन सा सिद्धांत, कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की है? मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत की है, और उनके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने ही कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन इस तरीके से आपका सही हो जाता है सी। ठीक है, सिगमंड फ्रायड को ही मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है। ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी का प्रतिपादन इन्होंने किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति का मापन किससे नहीं होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, तार्किक विधि। स्मृति मेनली है क्या? स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों या अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने और समय के साथ उसका अपनी जिंदगी में उपयोग करने से संबंधित होता है। ठीक है, स्मृति इसे ही कहते हैं। तो तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है, इससे स्मृति के मापन में नहीं प्रयोग किया जाता है। तार्किक विधि मेनली बौद्धिक क्षमता से संबंधित है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, पाठ की पुनरावृत्ति। जब कोई चीज आप पीछे पास्ट में सीखे होते हैं और उसे चेतन में लाने में असफल हो जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। तो विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक है कि सीखी गई बात या अनुभव की पुनरावृत्ति होती रहे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? आपको बताना है चारों विकल्प में से यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, स्मृति से संबंधित है। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। इस सिद्धांत में क्या होता है या क्या है ये सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। बात समझ आ रही है? यही है संगणन सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहेंगे? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सी, विस्मृति कहेंगे। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान या कोई भी बात जिससे आपने धारण की है उसे आप फिर से चेतन पटल पर ना ला सकें तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्मृति कहेंगे। उसे आप याद ही ना कर पाए तो वो होगी विस्मृति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है?
कथन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, डम्बिल का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा भी है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, फ्रॉबेल महोदय ने किया था। मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल ने कब? 1840 में जर्मनी में, कहां पर? जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला और किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा होता है। यानी कि फ्रॉबेल कहते हैं कि बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विकास भी होता है। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय, चारों विकल्प में से ऑप्शन हमारे यहां पे सही हो जाता है बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आसान सा क्वेश्चन था। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। किस बारे में चिंतित है? अध्यापक वो जांच करता है कि क्या परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं कि नहीं, जो प्रश्न बने हुए हैं। तो किसकी जांच कर रहा है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, वैधता की जांच कर रहा है। अगर एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, तो वो मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में चिंतित है कि जिसके लिए वो बना रहा है कि क्या उसके लिए वो वैध है कि नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है सी, सत्य या असत्य। ठीक है, जब प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर यह पूछा जाना कि मतलब वाक्य सत्य है या असत्य, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। देखिए, लघु उत्तरात्मक नहीं, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, निबंधात्मक, ये सभी नहीं होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव वाले नहीं होंगे। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शामिल हो। जब परम शून्य शामिल होगा तो मापनी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, अनुपात मापनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। देखिए, मापन के मुख्य रूप से 4 स्तरीय प्रकार बताए गए। कौन कौन से आपको यहां पे बताते हैं, नोट करते चलिएगा। पहला है शाब्दिक या नापित मापनी, दूसरा है क्रमिक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी, चौथा है अनुपात मापनी। अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन बस इसमें अनुपात मापनी में क्या हो जाता है, परम शून्य भी शामिल हो जाता है। बस एक ही चीज है, अंतराल और अनुपात में अंतर कि इसमें अंतराल मापनी के साथ साथ परम शून्य भी शामिल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, अनुपात मापनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ, चारों विकल्प में से ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन वह स्थिति है जहां पर बालकों की निष्पत्ति, उनका जो अचीवमेंट होता है, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है और उनको एक स्थिति प्रदान की जाती है। कहने का मतलब मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आएंगे, सही क्रम इनका कौन कौन सा है, ये आपको बताना है। यहां से आपको ऑप्शन चूज करना है। चारों विकल्प यहां पे आपको दिए गए हैं। देखिए, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच।
ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। इसके हिसाब से आप लोग क्रम सेट कर लीजिए। पहले यहाँ पे डी सही होगा, फिर उसके बाद से सी, फिर उसके बाद से बी, फिर ए। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में बौद्धिक तर्क और समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन होता है कि व्यक्ति कौन सी प्रक्रियाएं यूज कर रहा है, कौन सी प्रक्रियाओं के माध्यम से वो किसी समस्या समाधान को सॉल्व कर रहा है। मेनली प्रक्रियाओं का वर्णन इसमें होता है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, इस उपागम का केंद्र बिंदु एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं पर होता है। मेनली प्रक्रियाओं पर, क्रियाओं पर पूरा फोकस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति से व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है आत्म केंद्रित होना। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं और बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है? उनका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से एडजस्ट कर लेते, समायोजित कर लेते हैं। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। और जो अंतर्मुखी वाले होते हैं वो लोग निराशावादी होते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, मुरे के द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। किसके लिए इसका यूज होता है? पर्सनैलिटी के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए। इसका विकास 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शिक्षक मुरे के द्वारा किया गया था। मुरे शिक्षक थे कहाँ पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। TAT में इंपॉर्टेंट पॉइंट, TAT के परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, 31, जिसमें से एक कार्ड सादा रहता है। और परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषय पर अलग अलग चित्र बने होते हैं और प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। तो इससे व्यक्ति किस तरीके की कहानी बनाता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है, मन स्थिति क्या होती है, उसके दिमाग में या कोई उसको बीमारी या परेशानी, सारी चीज़ों को वो उसी कार्ड पे एक्सप्रेस कर देता है। जिसका दिमाग संतुलित होगा, अच्छा होगा, वो अच्छी चीज़ें लिखेगा। ठीक है, उसी कार्ड के माध्यम से किसी की पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, युंग के द्वारा। युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, परा अहम में होता है। ठीक है, सेगमेंट फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, साइको एनालिटिक थ्योरी। इस सिद्धांत की 2 मुख्य संप्रत्यय हैं, 2 मुख्य कॉन्सेप्ट हैं। पहला है चेतन, अर्धचेतन व अचेतन, और दूसरा है इदम, अहम और पराहम। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम और पराहम, जिसे हम
अत्याहम भी कहते हैं। इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया इन्होंने। इनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, युंग ने किया। ठीक है, 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है क्रेस्मर ने किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 भाग कौन कौन? क्रेस्मर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। युंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, सुविधा दाता। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। वो बच्चों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, अच्छे से ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, पारंपरिक अवस्था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु कि किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? किसके अनुकूल है ये? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह उत्तर बालक को अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन के लिए प्रेरित करेगा। वह बाह्य समाज या परिवार की प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए अच्छा बनना चाहते हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छी लड़का अच्छा लड़का अनुकूलन, इस तरीके से वो चाहेंगे कि हम अच्छे लड़के बने, अच्छी लड़की हमको ऐसी प्रशंसा मिलेगी, तो ये अनुकूलन इससे रिलेटेड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कई बार बताया जा चुका। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नैतिक विकास से संबंधित है। देखिए, मेनली लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से लेकर के 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया और जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने विस्तार प्रदान किया, विस्तार दिया, परिवर्तित किया, परिमार्जित किया और अपना नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से 3 स्तर बताए उन्होंने। तीनों स्तर हम अभी बता चुके हैं। ठीक है, एक है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। देखिए, पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए, क्या प्रस्तुत किया उन्होंने? अभी मैंने बताया, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, नैतिक विकास के चरण। अभी आपको मैंने तीनों चरण बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर है
जो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, पहला स्तर। कोलबर्ग ने जितने स्तर बताए नैतिकता के, नैतिक विकास के 3 स्तर उन्होंने बताए। तो प्रथम स्तर इसमें है पूर्व परंपरागत स्तर। पहला स्तर कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या, मिलने वाले दंड, पुरस्कार और नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर आपके यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में 4 स्तर हैं। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, पहले स्तर पे। उन्होंने पहला स्तर कौन सा बताया है? पहला बताया पूर्व परंपरागत स्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है। अब यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग सीडीपी में कितना स्कोर कर पाए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिना चीटिंग के, ईमानदारी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पूरे 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास श्लेष। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल, तरने तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो ताकि आवृत्ति हो रही कि नहीं बार बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? फ्रेंड्स, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। 1 लाइक और 1 शेयर। चलिए जल्दी जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, पूरे 100% जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, तपस्विनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता? आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है? पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है? एक वचन है। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है यहाँ पे? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग किया गया है यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कर्ता कारक। कर्ता ने, कर्म को ने, कर्ता कारक हुआ कि नहीं हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ने कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, जो कि कर्ता कारक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है 3 भेद। तीनों कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, 6 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक और विभागवाचक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? विशेषण पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? टी, नमक। नमक संज्ञा है और सभी यहां पे विशेषण है। किसी कार्य को करने या होने का बोध करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, क्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, तत्सम शब्द।
क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव पूछा जा रहा है। देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, माथा। ग्राम, अश्रु, सूर्य, ये सभी तत्सम में हैं। ग्राम का तद्भव क्या होगा? गांव। अश्रु का आंसू। सूर्य का क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत आसान सा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, अपने जीवन पर लिखी कथा वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, आत्मकथा। नेक्स्ट है, अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन्य और अन्न आपको बताना है। देखिए, अन्न का मतलब यहां पे क्या होता है? अन्न का मतलब ये अनाज होगा, और दूसरे अन्य का मतलब होता, अन्य का मतलब क्या होगा? दूसरा। तो ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है उर्वशी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसी रचना के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था आपको मैंने कई बार बताया, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए हिंदी का पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। हिंदी में बताइए आप लोग 20 में से कितना स्कोर कर पाए? आसान से क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं यहाँ पे ईवीएस के पोर्शन पे। ईवीएस यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, पूरे 20 क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जाएगा। बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, परिवार से। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहां पर वह अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है, और सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही होती है। इसलिए परिवार को सामाजिकरण की पहली पाठशाला माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण है, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? चारों विकल्प में से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ठीक है। स्कूल जाने से पूर्व सामाजिकरण की प्रक्रिया घर से ही प्रारंभ हो जाती है, और ये सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार किसे कहते हैं? परिवार आपके सिलेबस में है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, इन सारे विषयों का समावेश मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल हो। एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके मेनली बच्चे, कैसे? अविवाहित बच्चे, अनमैरिड बच्चे शामिल होते हैं, मैरिड नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आजकल इसी का प्रचलन बहुत ज्यादा है। देखिए, आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? ये टॉपिक है जल, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये भी है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, 3/4। पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि लगभग 71% भाग जल से ढका है। इस भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, इटाई रोग
जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? इटाई रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। इटाई रोग, मिनीमाटा रोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कैडमियम। ध्यान दीजिएगा, इटाई रोग जल में कैडमियम धातु के मिलने से होता है और मिनीमाता रोग पानी में पारा या मरकरी के घुलने से होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वाशियोरकर। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। क्वाशियोरकर नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? क्वाशियोरकर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपको कौन सा सही होगा? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन, थायमिन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, थायमिन। चावल को पॉलिश करने पर चावल से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अब B1 नष्ट होता है, B1 का ही रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो? कछुआ है, अमीबा है, फर्न है, वेल है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, कछुआ। कछुआ सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, और वेल क्या है? स्तनधारी है, और अमीबा ये प्रोटोजोआ संघ का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरीसृप में फर्न तो पौधे में आता है। ठीक है, सरीसृप में और एग्जांपल सांप हुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कांटेनुमा। यहां पे देखिए कांटेनुमा है। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? स्थलीय पौधा होगा या जली, उभयधर्मी, मरुस्थली। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, मरुस्थली। ये पूरा टॉपिक हम कवर चुके हैं। मरुस्थली पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, ये अपने पूरे शरीर को कैसे ढालते हैं कि अनुकूलन मिलने की किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए अपने को ढाल लेना, ये होता है अनुकूलन। तो मरुस्थली पौधे, इनकी जो पत्तियां होती कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का ह्रास कम हो, पानी कम उड़े और पानी संचित रहे, सेफ रहे, जिससे कि ये आगे उपयोग कर सके। इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जमीन में गई रहती है, जिससे कि पानी को पा सके। ठीक है, और इनका जो तना होता, पत्तियां होती, मांसल होती, पानी को इकट्ठा किए रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी एक मरुस्थली पौधे का एग्जाम्पल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? देखिए आपको एससीईआरटी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, देखिए शाक, झाड़ी और वृक्ष, 3 कैटेगरी हमने बताई थी। तो वृक्ष की कैटेगरी में कौन सा आएगा? 1 मीटर से कम शाक, 1 से 3 मीटर झाड़ी, 3 मीटर से अधिक वृक्ष, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए, बरगद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाढ़ से समुद्भूत पौधे मर जाते हैं क्योंकि, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मूल में श्वसन रुक जाता है। ठीक है, समुद्भूत पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से पौधों की जड़ों में पानी जमा हो जाता है, जिससे इनके मूल में श्वसन नहीं हो पाता है। समुद्भूत पौधे कौन कौन से होते हैं? जैसे मटर हो गया, गेहूं, धान, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है किससे? आपकी एससीईआरटी में बताया था मैंने पढ़ाते टाइम। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सिनकोना प्लांट से। सिनकोना के किस भाग से दवा प्राप्त की जाती है? इसकी छाल से। और ये दवा किसमें उपयोग की जाती है? मलेरिया रोग में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है?
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, फूल से प्राप्त होता है, फूल, कली। ठीक है। केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में और लौंग का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लौंग कहां पे? लौंग केरल राज्य में, और केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। नेक्स्ट है, मेला आपके सिलेबस में है, रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, बिहार। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से एक बार, जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और एक शेयर करिए। एक लाइक और एक शेयर, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग एक लाइक और एक शेयर, हमें भी एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आपका लाइक और शेयर हमारे लिए पावर बूस्टर की तरह काम करता है, आप सभी जानते हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका ये, ओडिशा। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन ओडिशा राज्य के पूरे में किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला लगता है कहां पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा, आगरा, मेरठ, चित्रकूट। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, आगरा। बटेश्वर पशु मेला आगरा में लगता है। ये बहुत बड़ा पशु मेला है जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में आपके सिलेबस में टॉपिक है भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, ये सभी। तो नदियों से क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, नर्मदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। यह नदी भ्रंश नदी का उदाहरण है, रिफ्ट रिवर, जो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, लूनी की लंबाई कितनी है? लूनी की 320 किलोमीटर है, साबरमती की 371 किलोमीटर और ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल। सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सब हमने नदियों वाले चैप्टर में एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, सब कुछ करवा दिया। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, कहां पर ये स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। और एक इस नदी की खास बात है, यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलकर के क्या बनाती हैं? गंगा नदी, वहां से नाम उसे दे दिया जाता है जब दोनों नदियां मिलती हैं, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, कौन सा है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, देहरादून हवाई अड्डा। आप सभी जान गए होंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, लेह हवाई अड्डा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह हवाई अड्डा विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा है। यह समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है? कुशोक बकुला रिम्पोच। क्या नाम है? कुशोक बकुला रिम्पोच। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983-84 के समय में, 1983-84 के दौरान
इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका नाम दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पे रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है गंगा, आप सभी जानते हैं। 2008-9 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। कब? 2008 और 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ईवीएस का क्वेश्चन पेपर हो और शासन व्यवस्था से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 404। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404, जिसमें से 403, ध्यान दीजिएगा, 403 निर्वाचित हैं और एक है एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है। एक एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क जो 18 वर्ष या ऊपर के मतों से प्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? कई बार क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 1992 में रियो डी जेनेरियो में। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन है? भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन सा है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, पूर्वी हिमालय। ठीक है, मेनली भारत की हॉट स्पॉट स्थलों में कौन कौन शामिल है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम है नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, हरित न्यायाधिकरण पे क्वेश्चन था। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, 2010 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सवाल होगा। यहां पे ईवीएस के आपके पूरे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोग कितना स्कोर कर पाए, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे और बिना चीटिंग के, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? विकल्प आप सभी के सामने, गंगा, यमुना, गोदावरी, गोमती। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए और हमेशा की तरह अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।